बस स्टार्ट करें सर। जी स्टार्ट करें सर। चलें ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उस पर बात कर रहे थे। और ऑक्सीडेशन फ्री रेडिकल से पैदा होती है। स्किन की हम बात कर रहे थे। स्किन के अंदर सबसे पहले स्किन एजिंग, यानी कि जिल्द का वक्त से पहले बूढ़ा हो जाना, इसका मतलब ये है। और उसकी मैं मिसाल दे रहा था, आप कई अपने साथ वाले हम उम्र लोगों को देखते हैं कि उनकी जो स्किन है वो बड़ी रफ सी हो जाती है, उसमें झुर्रियाँ बन जाती हैं और मुख्तलिफ स्पॉट्स बन जाते हैं, और वक्त से पहले जो है स्किन जो है वो बूढ़ी हो जाती है। ये बेसिकली किस वजह से हो रही है? ये फ्री रेडिकल की वजह से, जो ऑक्सीडेशन पैदा हुई है उसकी वजह से हो रही है। इसके बाद जो है सन बर्न, मतलब सूरज पे वो जब धूप जब पड़ेगी तो उसमें उसको जलन सी महसूस होगी और स्किन में मतलब उसको इरिटेशन होगी, सोराइसिस बन जाएगी। सोराइसिस का मतलब ये है जिसको आम जबान में हम ददर वगैरह कहते हैं। और स्किन के ऊपर जो है प्रॉब्लम बन वो इश्यू हो जाएगा, खारिश करेंगे तो ब्लड भी निकलेगा और मतलब अजीब सी हर वक्त खारिश होती रहेगी स्किन के ऊपर, तो सोराइसिस हो जाएगा। इसके अलावा डर्माटाइटिस हो जाएगा। डर्माटाइटिस बेसिकली ये कहते हैं स्किन के ऊपर रेडिश कलर के निशान बन जाते हैं, रेड हो जाती है स्किन जो है, वो ये डर्माटाइटिस हो जाता है। अब इसी के साथ साथ जो है आगे मेलानोमा हो जाता है। मेलानोमा बेसिकली कहते हैं ये स्किन कैंसर होता है। इसमें सम टाइम जो है नाखूनों के अंदर एक ब्लैक सा लाइन भी बनती है, वो भी बेसिकली कैंसर की निशानी होती है। और उस बॉडी के अंदर ये जो कुछ सेल डैमेज हो चुके होते हैं, आप ब्लैक सी लाइन देखते हैं अमूमन नेल के ऊपर जो है, बहुत सारे लोगों के जो अंगूठा होता है उसके जो नेल है उसके ऊपर होती है, तो ये स्किन कैंसर होता है। इसके बाद किडनी की तरफ अगर हम चलें, जब किडनी में जब बॉडी के अंदर जब फ्री रेडिकल बढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन होगी, तो किडनी के मसाइल शुरू हो जाएंगे, जिसमें रीनल ग्राफ्ट भी है। यानी कि मतलब इस लेवल तक किडनी खराब हो जाता है। सम टाइम जब आप बंदे आप देखते हैं किडनी पेशेंट जो है, आपको ये कोई बंदा मिले और बताता है कि गुर्दा जो है वो श्रिंक हो गया है, उसका साइज छोटा हो गया है, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन का जो अमल था उसने किया था। और इसके नतीजे में आता कि गुर्दा जो है वो डैमेज हो के ख़त्म हो जाता है। और फिर यहाँ पे रीनल ग्राफ्ट, यानी कि रीनल इसको कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है, जहाँ ट्रांसप्लांट किया जाता है और कोई दूसरा बंदा किडनी जो है वो डोनेट करता है। तो इसके नतीजे में ये इशू, ये ऑक्सीडेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। जो ऑक्सीडेशन है वो इस चीज़ पे लेके जाती है हमारी बॉडी के ऑर्गन को। इसके बाद आगे जो है नफ्रियाटिक्स हो जाता है। नफ्रियाटिक बेसिकली जो नफ्रियोन है, जो किडनी सेल्स हैं, वो डैमेज होते हैं। इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजश हो जाती है, किडनी के अंदर सोजश हो जाती है, ये भी ऑक्सीडेशन की वजह से है। फिर जॉइंट्स की तरफ अगर चलन जाए तो रेमेटिज्म स्टार्ट होता है, जोड़ों का दर्द। ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं हड्डियों के बुरबुरापन और जोड़ों के दर्द, ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं और ये बड़ी खतरनाक होती है, जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि फिर अभी इसका घुटनों का ऑपरेशन होगा, मोरों का ऑपरेशन होगा। वे ऑपरेशन करते हैं और वो उसकी तो, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं होता, बंदा पूरी जिंदगी के लिए फिर माजूर हो जाता है। ये जो आप सम टाइम देखते हैं ना लोग, वो जो एक होती है ना छड़ी होती है, एक दूसरा बना होता है जिसपे दोनों साइड से पकड़ के वो सामने बुजुर्ग चल रहे होते हैं, तो बेसिकली उनको जो प्रॉब्लम होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। फिर उसके आगे स्टेजेस होती हैं। फिर इसके बाद सोराइसिस जो है वो भी होना, ये भी बेसिकली जॉइंट्स के ऊपर सोराइसिस हो जाते हैं। घुटने के ऊपर आप देखें ना, सम टाइम घुटनों के ऊपर बंदों को खारिश होती है तो वो दाग से बन जाते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा कि उनकी घुटनों के ऊपर जो है ना दाग होते हैं, कोनी के जो है बैक्स पे दाग होते हैं, ठीक है, वो खारिश करते रहते हैं, सोराइसिस दर्द टाइप से बन जाते हैं। तो ये बेसिकली उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। और अगर लंग्स की तरफ हम चले जाएं तो अस्थमा ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। जो अस्थमा है इसमें मेन रोल ऑक्सीडेशन का है, ऑक्सीडेशन पैदा होती है फ्री रेडिकल की वजह से। इसके बाद आगे सीओपीडी। सीओपीडी जो है ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती हैं, यानी कि जो फेफड़े होते हैं उसके अंदर ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो है, जिसमें अस्थमा भी शामिल है। और ये फिर क्रॉनिक एक्यूटिक पोजीशन में चले जाते हैं, यानी कि शदीद जो है फेफड़ों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद आगे जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। एक होता है, इसको कहते हैं ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक लफ्ज जब आए ना सिंड्रोम, ये ध्यान में रखिएगा, लफ्ज जब सिंड्रोम आ जाए, सिंड्रोम का मतलब है दो से ज्यादा जिस्म के अंदर बीमारियों का इकट्ठा हो जाना, ठीक है, इसको सिंड्रोम कहा जाता है। और सम टाइम आपके पास पेशेंट और मरीज आते हैं
तो वो मतलब उनको दो तीन तीन मसाइल इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसको सिंड्रोम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ARD हम बात करें ARDS की, ये बेसिकली बात करें फेफड़ों की, फेफड़ों के मतलब अस्थमा भी हो जाना, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्रोंकाइटिस भी हो जाना, यानी कि जो फेफड़ों हमारे हवा की नालियां हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना, तो 3-4 फेफड़ों की बीमारियां इकट्ठी हो जाना, तो इसको बेसिकली जो है वो सिंड्रोम कहा जाता है। पर इसको क्या कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इसको कहा जाता है, यानी कि 2-3 बीमारियां फेफड़ों की इकट्ठी हो जाना। इसके बाद ब्रेन के फिर इशू अल्जामायर है। अल्जामायर का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली तो साइंटिस्ट का नाम था ये जिसने ये बीमारियां दरियाफ्त की थी। तो ये बेसिकली यादाश्त की बीमारियां होती हैं, यानी कि बंदे की मेमोरी लॉस हो जाती है, उसको चीज़ें भूल जाती हैं, उसको मतलब तक नाम भी भूल जाता है, बच्चों का नाम भूल जाता है। तो ये अल्जामायर जो है ये ब्रेन, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। और ये ब्रेन का ऑक्सीडेशन जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है। फेफड़ों का और ब्रेन का होता सारे ही खतरनाक है, लेकिन चूंकि फेफड़ों यानी कि पल्मनरी जो वेन्स या कैपिलरीज हैं, फेफड़ों की खून की नालियां और दिमाग की खून की नालियां, ये बहुत चूंकि बरीक होती हैं, इनमें ऑक्सीडेशन हो तो जल्दी इफेक्ट करती है, हत्ता कि विद अ फ्यू डेज विद अ फ्यू आवर्स बंदे की डेथ भी हो जाती है इन दोनों फेफड़ों और दिमाग की वजह से। अमूमन आपने मेरे जो फादर इन लॉ थे उनको ये मसला हुआ था, उनकी डेथ हो गई फिर, कि उनकी जो ऑक्सीडेशन है ब्रेन में हो गई। जब वो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी जो ऑक्सीडेशन है ये एक साइड राइट साइड से शुरू हुई है, अब ब्रेन में ये मतलब आगे तेजी से बढ़ रही है, तो ये इसको रोकना इसकी कोई पॉसिबिलिटी, इंजेक्शन लगाते हैं लेकिन इसको रोक नहीं सकते। उसके नतीजे में जो दिमाग है पूरा गल जाता है, खत्म हो जाता है, तो गलने सड़ने का अमल हो जाता है, फिर उसमें जो एंड पे ना बंदे की डेथ हो जाती है। तो ये बेसिकली जो है इसके बाद आगे पार्किसन पार्किसन की डिजीज जो है, जिसमें आप देखते हैं लोगों के हाथ कांप रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, हाथ कांप रहे होते हैं, इसका भी ब्रेन के साथ तल्लक है। इसके बाद आगे ओसीडी जो है ये डिजीज है, ये भी बेसिकली जो है ब्रेन डिसऑर्डर की होती है। इसमें ये बेसिकली होता है अनवांटेड थॉट्स, दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते रहेंगे, आप ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में मुख्तलिफ ख्याल आते रहेंगे, अनवांटेड थॉट्स इसके कहते हैं बेसिकली। तो इसके बाद आगे जो है जो बीमारी है, ये आगे चंद बहुत मुख्तलिफ डिजीज हैं। आगे ऑटिज्म है, ऑटिज्म जो है ये बेसिकली ये भी बीमारी है ब्रेन की है, जो ब्रेन का प्रॉपर फंक्शनल ना होना, डिसऑर्डर हो जाना, और उसका बंदे का सोशल ना रहना, बंदे का बिल्कुल अलग रहना, अब मतलब कमरे में बंद रहेगा, लोगों से मिलेगा नहीं, मतलब वो बिल्कुल जो है आइसोलेट हो जाएगा। तो ये भी बेसिकली जो है ऑक्सीडेशन की वजह से पैदा हो रहा है। माइग्रेन आगे है, आधे सर का दर्द है, स्ट्रोक है, ट्रोमा है, कैंसर, ब्रेन कैंसर है। ये तमाम का जो मेन इशू है वो जिस्म में फ्री रेडिकल के बढ़ने से, और उसके नतीजे में फिर क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन पैदा होती है, और ऑक्सीडेशन जब ब्रेन में पैदा हो जाती है तो ये मसाइल शुरू हो चुके होते हैं। तो इसको बर वक्त कंट्रोल करना चाहिए, आगे इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद आगे इम्यून सिस्टम की तरफ चले जाएं, तो इम्यून सिस्टम अब देखें ना, ये हमारी बॉडी के मेन मतलब वाइटल ऑर्गन भी हैं, मेन बॉडी में काम करने वाले ऑर्गन हैं। अगर इनको देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन इन पे अटैक करती है। इम्यून सिस्टम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजश हो जाएगी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिजीज इस वक्त बहुत हो चुकी हुई है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये, ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी का मुदाफती निज़ाम है, जिसने पैथोजन के साथ, बैक्टीरिया, वायरस, इनके साथ लड़ना होता है, ये उल्टा क्या करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बैक्टीरिया और वायरस के साथ मिलकर जिस्म के ऊपर अटैक कर देता है, यानी कि अपनी हमारी फौज जो है वो दुश्मन के साथ मिल जाती है। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें फिर आगे लूपस जो है, लूपस में ये एक डिजीज है जिसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी बॉडी के ऑर्गन और टिश्यू के ऊपर अटैक कर देता है। ये इंतहाई खतरनाक है, इसके नतीजे में बंदा एंड पे उसकी डेथ भी हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें ये होता है कि आपके अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम, वाइट ब्लड सेल्स, बाकी आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम जितने भी हैं, वो मिल के वो क्या करेंगे, वो गद्दार हो जाएंगे, यानी कि आपके अपने मुआफिज जो हैं वो दुश्मनों के साथ मिलके हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर देंगे। इसके नतीजे में बॉडी जो है, बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, बाद बॉडी आस्ता आस्ता डिजीज के बाद डेथ की तरफ चली जाएगी। इसके बाद आईबीडी जो है, इस तरह के मसाइल शुरू हो जाएंगे। आईबीडी का मतलब होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज,
यानी कि जो हमारा बाउल है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो है हमारी, यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर आगे हमारा जो है रेक्टम है, और इसके अलावा जो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ये भी इसकी वजह से होता है। इसके बाद आगे MS कैंसर भी हो सकता है। MS से बनता है, ये MS कैंसर कहते हैं मल्टी सेक्रोसिस कैंसर, ये जो है बॉडी के अंदर कैंसर होता है। तो ये जिसमें फिर आगे ये मल्टी सेक्रोसिस में ये होता है कि जो हमारे बॉडी के नर्व सेल हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। नर्व सेल जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं होते। इसके बाद स्किन करते करते स्किन सेल डैमेज होते हैं, स्किन के ऊपर स्पॉट से बनते हैं। तो ये मुख्तलिफ मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। इसके बाद ब्लड वेसल्स के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, ब्लड वेसल ब्लैक होना शुरू हो जाती है, आर्थियोसेक्रोसिस हो जाता है, खून की जो नालियां हैं वो हार्डनेस उनके अंदर आ जाती है, सख्त हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो है इसके बाद आगे रेस्टिनोसिस हो जाता है। रेस्टिनोसिस का मतलब है जो आर्टरीज हैं, यानी कि जो हमारी शरियाने हैं, ये तो आपको बात पता है ना, शरियाने जो हैं वो उनमें साफ खून होता है और वेन्स के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है, यानी कि शरियानों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके बाद आगे मल्टी ऑर्गन जो है, मल्टी ऑर्गन का मतलब जो हमारे बाकी ऑर्गन है मुख्तलिफ, उन पे अटैक कर गया, जैसे पेंक्रियाज है, जैसे हमारा अपना गॉल ब्लैडर है, इसके साथ साथ स्प्लीन है जी, उन पे उसके नतीजे में डायबिटीज होगी, एजिंग होगी और क्रोनिक फटीग हो जाएगी। और अगर आंखों की तरफ हम लास्ट में आए तो मस्कुलर डिजनरेशन, जो आंख के पट्टे हैं, मसल्स हैं सॉरी, वो आस्ता आस्ता जो है खराब होना शुरू हो जाएंगे और उसके नतीजे में रेटिनल जो हमारा रेटिना है वो डैमेज होगा और उसके नतीजे में मोतिया बन जाएगा, आंख के अंदर कैटरेक्ट हो जाएगा। तो ये चंद चीजें मैंने आपके सामने सिर्फ ऑक्सीडेशन के बारे में हमने देखा और ऑक्सीडेशन पे हमने बात की। अब देखें ये कितने प्रॉब्लम, अब यहाँ पे देखें, अब ये तस्वीर में आपको नजर आएगा, तो एक साइड पे आपको फ्री रेडिकल नजर आ रहा है और दूसरी साइड पे एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट उस प्रोडक्ट को कहा जाते हैं जो ऑक्सीडेशन के अमल को रोकती है। अब यहाँ मैकेनिज्म समझ लें, फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं था। ये जब चीज अपना बॉन्डिंग में होती है, पेयर में होती है, तो वो किसी के लिए साइड इफेक्ट पैदा नहीं करती। जब वो हो जाती है अनपेयर्ड या उसका जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, तो वो फिर डेफिनेटली अपना जोड़ा बनाने की कोशिश करती है। जब वो जोड़ा बनाने की कोशिश करती है तो वो सारों को डैमेज कर देती है, मतलब वो एक हर सेल के लिए खतरनाक हो जाती है। अब होता क्या है कि जैसे हमने सेल रेजुविनेशन पे बात की, आज हम बात कर रहे हैं ग्रेप एक्सट्रैक्ट के ऊपर। अब ये एंटीऑक्सीडेंट करते क्या हैं, ये क्या करते हैं, इनकी खूबी ये है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब ये फ्री रेडिकल को क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। सेंटर में देखें तो आपको एक ग्रीन जो नजर आ रहा है, और दूसरा जो फ्री रेडिकल है उसके पास आप देखें तो वहां पे आपको नजर आ रहा है ब्लू। तो अब जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रही है उसको, तो इसके नतीजे में क्या होगा, जो फ्री रेडिकल है वो बैलेंस हो जाएगा। अब वो नुकसान नहीं देगा, वो पेयर बन जाएगा। अब जो खूबसूरत बात, जबरदस्त बात है कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये अपना जब क्या नाम है ऑक्साइड देते हैं, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कम नहीं होता, ऑटोमेटिकली ये बैलेंस रहते हैं। मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाएगा, ये बैलेंस रहेंगे। जैसे ओजोन है ना, ओजोन भी बेसिकली वो कैसे करती है कि ओजोन के पास 3 ऑक्साइड है, O3 है ना ओजोन का फार्मूला, तो वो एक ऑक्साइड दे देती है, पीछे उसके पास 2 ऑक्साइड फिर बच जाते हैं, जिसके नतीजे में O2 बैलेंस रहता है, ऑक्सीजन है, और एक जो वो डोनेट करता है तो वो उसके साथ पेयर बना लेता है। इसके नतीजे में फिर आगे गलने सड़ने का अमल जो है वो रुक जाता है। अब यहाँ पे जब हम क्या नाम है सेल रेजुविनेशन लेते हैं, या हम ग्रेप एक्सट्रैक्ट की मैं बात करूंगा, आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये लेते हैं, तो ये अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देंगे फ्री रेडिकल को। फ्री रेडिकल जो है वो अफरा तफरी का शिकार होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो चुका होता है, तो अपना जोड़ा बनाने की खातर अगले का भी बेड़ा घर कर देता है, वहां पे गलने सड़ने का अमल कर देता है। तो ये क्या करेंगे, ये जो ही आप खाते हैं, हम खाते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं, तो अपना इलेक्ट्रॉन उसको देके फ्री रेडिकल को पहले बैलेंस कर देंगे। जब फ्री रेडिकल बैलेंस हो जाएगा तो वो फ्री रेडिकल फिर नहीं रहेगा, वो अब बैलेंस बन चुका है। अब वो जिस समय पड़ा भी रहे तो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस मैकेनिज्म के तहत जो है ये बैलेंस हो जाएगा। अब फ्री रेडिकल कहां से आते हैं, फ्री रेडिकल का पहला जो तरीका आने का जो सोर्स है, ठीक है, वो कहां से आता है, पेस्टिसाइड, जितने भी स्प्रे किए जाते हैं खादों पे, इसका क्या नाम है, फसलों पे जितने भी स्प्रे किए जाते हैं,
मतलब जिसमें आपका ये ओजोन की ट्रेनिंग में आपने वहाँ पे डिटेल है इसकी कि जैसे नाशपाती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्प्रे किया जाता है, इसका सॉरी क्या कहते हैं इसको, स्ट्रॉबेरी जो है, नाशपाती सॉरी, स्ट्रॉबेरी जो है उसके ऊपर बहुत सारे स्प्रे किए जाते हैं, एप्पल के ऊपर बहुत ज्यादा स्प्रे किए जाते हैं। आजकल आप देखें बाजार में एप्पल कौन से आ रहे हैं, जो ग्रीन कलर के हैं, वो एप्पल बहुत ही शानदार है, उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स नहीं है, वो अच्छे हैं। इसी के साथ साथ पेस्टिसाइड समझ गए आप। उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिकल, जो भी केमिकल निकल रहा है फैक्ट्रियों से, कारखानों से, उससे भी फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। अल्कोहल, शराब पीने से, शराब अल्कोहल है ही फ्री रेडिकल, ये बात, जो भी शराब नोशी करता है एंड पे आप देखते हैं कि उसकी बॉडी की स्किन खराब हो जाती है, उसकी प्रोस्टेट खत्म हो जाती है, वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अल्कोहल जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल पैदा करने का बहुत बड़ा एक जरिया है। तो इस अल्कोहल से बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, ये गलत काम है, इस्लाम है इसीलिए मना है इन चीजों से। आगे जंक फूड की तरफ चले जाएं, पिज्जा, बर्गर, जितने भी प्रोसेस फूड है वो बॉडी में फ्री रेडिकल पैदा करती है। इसके बाद आगे सिगरेट, स्मोकिंग जो है, निकोटीन इसके अंदर होती है, निकोटीन भी फ्री रेडिकल है, ये बॉडी में जाके फ्री रेडिकल की ग्रोथ को बढ़ा देती है। इसके बाद पोल्यूशन कोई भी हो, धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो भी फ्री रेडिकल पैदा करती है। जितनी भी मेडिसिन, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ आपको, तमाम ड्रग्स बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल को बनाती हैं, उसमें इजाफा करती हैं और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को कम करती हैं, ये बात याद रखिएगा मेडिसिन को। तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर ये खूबी है कि मेडिसिन के साथ ये प्रोडक्ट्स आप लें, मिसाल के तौर पे मेडिसिन के साथ चेटोसन लें, ठीक है। तो अब मेडिसिन के साइड इफेक्ट, जहाँ पे लोग आपसे सवाल भी करते होंगे जी मैं दवाइयाँ पहले खा रहा हूँ, क्या उनके साथ ले सकता हूँ, उसके साथ फिर आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। बिल्कुल खा सकते हैं, कौन सी आपने प्रोडक्ट देनी है, ताकि कॉम्बिनेशन के साथ देंगे तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं आएंगे। इसके बाद टॉक्सिक मेटल्स, हैवी मेटल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, 8 हैवी मेटल्स हैं, आर्सेनिक, कैडमियम, बेरियम, लेड, सिल्वर, मरकरी, ये राउंड अबाउट 8 बनती हैं। ये जो हैवी मेटल्स हैं ये भी फ्री रेडिकल पैदा करती हैं। स्पेशली अगर बात किया जाए तो सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी है, बोतलें हैं, ठीक है, वो भी बॉडी में फ्री रेडिकल पैदा करते हैं। और लास्ट में रेडिएशन, रेडिएशन के बारे में आप जानते हैं, हम रेडिएशन में हर वक्त घिरे हुए हैं, उसकी वजह से भी फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा जल्दी से इनको इसके कुछ फंक्शन और भी डिस्कस कर लेंगे। अब हमने ये पहले फ्री रेडिकल को पढ़ लिया, फ्री रेडिकल को देख लिया कैसे ये बनते हैं, कहाँ से आते हैं। अब वन बाय वन इनके ऊपर हम देखेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, रिमूव वीयरनेस एंड फटीग एनीमिया। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है कि जो अनीमिया है, अनीमिया जो है ये आम जबान में इसको आप कहते हैं खून की कमी, मतलब इसमें आयरन बॉडी में कम हो जाता है ब्लड के अंदर, उसमें अनीमिया हो जाता है। तो बेसिकली अनीमिया होता क्या है, when those are not enough healthy red blood cells to carry oxygen to your body। अब यहाँ पे क्या होता है, अनीमिया के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इतने अच्छे सेहतमंद नहीं रहते कि ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी में पहुंचाएं या मुख्तलिफ ऑर्गन में पहुंचाएं। तो इसके नतीजे में चूंकि आयरन हो जाता है, सॉरी अनीमिया हो जाता है। और ये क्यों होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। आयरन ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैरी करके ब्लड में लेके जाता है आगे, पूरी बॉडी के ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में फिर आगे पहुंचाता है। तो यहाँ पे इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, रिमूव वीयरनेस एंड फटीग, फाइट एनीमिया। मतलब रिमूव वीयरनेस का मतलब थकावट हो जाना, थकावट, सुस्ती। अब जिस बंदे में थकावट और सुस्ती है उस बॉडी के अंदर डेफिनेटली ऑक्सीजन का लेवल डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे अबाउट 20 or 25 ऑफ देयर कंटेंट्स इन शुगर, इसमें 20 से 25% शुगर लेवल है, विच क्विकली इंटर द ब्लड स्ट्रीम। अब यहाँ पे डेफिनेटली आप ये बात पता है आपको कि जो फलों से मिठास मिलती है उसको फ्रैक्टोज कहा जाता है, और ये इंसानी जिस्म के लिए बेहतर है और बहुत शानदार है एज कम्पेयर टू सक्रोज। तो ये इसमें शुगर क्वांटिटी जो है, इसके कंटेंट्स 20 से 25% होते हैं। ये डायरेक्टली जो है इंटर होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और उसके नतीजे में क्या होता है कि जो फिजिकली और मेंटली जो बंदा उसके अंदर जो एफर्ट्स हैं और उसके अंदर काम करने की सलाहियत है उसमें इजाफा करती है, और इसके नतीजे में वो उसकी जो जिस्मानी और ज़हनी थकावट है वो रिमूव होती है। और इसके साथ साथ क्या करता है जी, शुगर लेवल के ये यहाँ पे अनीमिया के साथ भी फाइट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रेस्वराट्रोल है ये बेसिकली सुस्ती और बॉडी की अगर शार्ट कहा जाए तो अनीमिया के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे
गुड फॉर लिवर एंड किडनी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जिगर के लिए अच्छा है। इसके अंदर क्यों अच्छा, कैसे अच्छा है जी? दी प्लेंटीफुल अमाउंट ऑफ आयरन एंड शुगर, इसमें आयरन और शुगर दोनों मौजूद है, जिसके नतीजे में कंटेन विद इन द ईच ग्रेप आल्सो फोस्टर ब्लड प्रोडक्शन, ये ब्लड प्रोडक्शन को बेहतर करता है। और इसके साथ एक्ट एज नेचुरल मेडिसिन फॉर लिवर, ये नेचुरल तरीके से काम करता है, नेचुरल मेडिसिन, यानी कि वो मेडिसिन जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये है खुराक, एज ए दवाई काम कर रहा होता है। किडनी के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज के लिए अच्छा है। They stimulate the kidney and help them to excrete such as waste material as urea, और किडनी को बेहतर करके यूरिया के जरिए बॉडी में से बहुत सारे केमिकल जो हैं, वेज मटेरियल हैं, उसको एक्सीट कर देगा और निकाल देगा। ये इसके साथ साथ आगे है जी, लोअर हाई ब्लड प्रेशर एंड इन्फ्लेमेशन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेमेशन के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे इसका मैकेनिज्म मैं बता दिया, क्योंकि जब हम लेते हैं क्या नाम है, रेसवराट्रोल, यानी कि ग्रेप्स का एक्सट्रैक्ट हम लेते हैं, तो ये क्या करता है, ये बॉडी में पानी की लेवल को एक्सेस करता है, पानी को बढ़ाता है, बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करता है पानी, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ये अल्सर के लिए, मैदे के अल्सर के लिए अच्छा है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस के लिए अच्छा है। ज्वाइंट जो हमारे ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये सूजश हो जाती है, अमूमन आप देखें घुटनों के ऊपर स्वेलिंग होती है और उसमें आगे पेन भी होता है, उसके लिए ये अच्छी है। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छी है, और इसकी इन्फ्लेमेशन के लिए। रेमेटिज्म के लिए अच्छी है, जो जोड़ों के दर्द होते हैं। लिवर के ट्यूमर के लिए अच्छी है, स्प्लीन के लिए अच्छी है। इसके अलावा जो है एज वेल एज आप इसको, जिस बंदे के अंदर जहरीले मादे ज्यादा हैं, उसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप ग्रेप जूस पिए, यानी कि अंगूर का जूस पिए। तो अंगूर के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि जिस्म से जहरीले मादों के लेवल को कम करता है और उसको एक्सीड कर देता है, बॉडी से क्लींजिंग कर देता है। गुड एंड हार्ट एंड ट्रीटिंग ब्रोंकाइटिस, अब ये दिल के लिए अच्छा है। और ब्रोंकाइटिस जो है, जो हमारी इन्फेक्शन हो जाता है एयर वेव्स के अंदर, यानी कि जो हमारी सांस की नाली है उसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। इन सांस की नाली और दिल के मसल का आपस में बड़ा लिंक है। अब ये कैसे काम करता है, जब हम ग्रेप लेते हैं तो ये जाके पहले हार्ट मसल को एम्पावर करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और हार्ट मसल को एज ए टूल इस्तेमाल करता है इन्फेक्शन को खत्म करने में, जो हमारे इन्फेक्शन एयरवेज के अंदर होता है, और उसके नतीजे में खांसी होती है। फिर आगे इसके अलावा जो है और प्रॉब्लम स्किन के भी होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये खांसी को भी ठीक करता है, कफिंग को भी, और स्किन को खूबसूरत करता है। कैसे खूबसूरत करता है? खून की प्योरिफिकेशन करके, ब्लड प्योरिफिकेशन करके। नर्सिंग मदर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रेप जो है इसमें खूबी है कि ये जो सेक्रीशन है, यानी कि जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, मेमरीज, जो मेमेलियन जितने भी उनकी ग्लैंड्स, उनकी सेक्रीशन को बढ़ाता है, ये दूध की सेक्रीशन को ये बढ़ाता है, इसमें ये खूबी है। तो ये नर्सिंग के लिए अच्छा है, नर्सिंग मदर के लिए। और इसी के साथ साथ जो है ये इसके अंदर जो बायोकेमिकल हैं, यानी कि इसके अंदर नेचुरल जो केमिकल हैं, वो क्या करते हैं, वो स्किन कैंसर से भी बचाते हैं। तो ये था जी, हमने इसको देख लिया। इसके बाद जो है आगे हम आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी पाई जाती है ग्रेप के अंदर, कि ये हाइड्रेशन को जो है का मतलब बॉडी के अंदर हाइड्रेशन को बढ़ाता है। यानी कि जिस जिस्म के अंदर पानी कम है, चूंकि ग्रेप्स आर द हाई इन वाटर कंटेंट्स एंड गुड फॉर द हाइड्रेशन, यानी कि ग्रेप के अंदर जो है पानी की मिकदार काफ़ी होती है, इसके कंटेंट्स होते हैं, तो इसके नतीजे में हाइड्रेशन का लेवल अच्छा हो जाता है, पानी का लेवल जिसमें अच्छा हो जाता है। तो ये इसकी जो है बहुत ज़बरदस्त खूबी है। इसी के साथ साथ ये आप कोनिया देख रहे हैं, इसको हाइपर कोलेस्ट्रोल लीमिक कहा जाता है, कि ये बॉडी में जब कोलेस्ट्रोल, ये कोनियों के पीछे भी बनते हैं, ये उंगलियों के ऊपर भी ऐसे बन जाते हैं वाट से, और ये बनना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली कोलेस्ट्रोल जो है जब एब्जॉर्ब नहीं होता, छोटी आंत के अंदर जब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, तो उसके नतीजे में प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो ये जाके ग्रेप जो है इस मसले से भी बचाता है, ठीक है। इसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिक कहा जाता है। इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर पॉलीफेनोल्स की मुख्तलिफ कॉन्टेंट्स मौजूद हैं। पॉलीफेनोल हमने सेल में डिस्कस किया था, तो उसके हवाले से ये बहुत शानदार है और एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसके नतीजे में हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा है। और ये कार्डियो प्रोटेक्टिव इसको कहा जाता है, एंटी ट्यूमर कहा जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कहा जाता है, एंटी कार्सिनोजेनिक कहा जाता है। कार्सिनोजेनिक मैंने बड़ी डिटेल में आपको एरीज में पढ़ाया था,
यानी कि नैपकिन के अंदर मैंने कैरोसिन जो है वो बताया था, कैरोसिन अपना कैरोसिनोजेनिक, कोई बता सकता है क्या है ये किसके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है ये एलिमेंट? डाइऑक्सिन के अंदर मैंने पढ़ाया था, डाइऑक्सिन के अंदर जो है उसके अंदर ये फैक्ट पाया जाता है, इससे कैंसर पैदा होता है। एंटी एलर्जिक एक्टिविटीज, एलर्जी के मामलात के लिए बहुत अच्छा है, एलर्जी से प्रिवेंट करता है। और इसके अलावा आगे जो ह्यूमन इम्यूनो सेपरेशन वायरस जो होता है, यानी कि जिसके एड्स वगैरह कहा जाता है, उससे भी महफूज रखता है। ग्रेप एंड अदर डिजीज, जो ग्रेप है इसका न्यूरो प्रोटेक्टिव भी कहा जाता है, ये नर्व की केयर करता है जितनी बॉडी के। आप कभी जब ग्रेप खाएं ना तो आप देखते हैं आपका जो ब्रेन है वो पुरस्कून सा हो जाता है, रिलैक्स फील करते हैं आप। तो इसकी वजह यह है कि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जो न्यूरॉन जो हमारे फ्लो बॉडी में कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है और यादाश्त को भी ये बेहतर करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट आपने करनी है, जो ग्रेप एक्सट्रैक्ट है इसको आपने उन मेडिसिन के साथ नहीं देना जो खून को पतला करती हैं। जैसे उनको कहा जाता है एंटीकोगुलेंट, यानी कि एंटीकोगुलेंट जो मेडिसिन होती हैं जैसे लुप्रीन, डिस्प्रीन, इस तरह दी जाती है हार्ट पेशेंट को, तो उसके साथ अगर देंगे तो ये भी चूंकि ब्लड विस्कोसिटी को कम करता है, तो वो भी मेडिसिन साथ ले रहे होंगे, तो आपको क्या करना होगा, वो मेडिसिन या कम करवानी पड़ेगी। ठीक है, जो दोनों लेंगे तो इसके नतीजे में खून की ब्लड विस्कोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी और उसके नतीजे में ऑक्सीजन नहीं कैरी होगा और उसके नतीजे बंदा बेहोश भी हो सकता है। तो जहाँ पे ये क्या करना है कि इसमें आपने थोड़ी केयर करनी है। जो बंदा ऑलरेडी इस तरह की एंटी कोगुलेंट प्रोडक्ट ले रहा है, ब्लड थिनर ले रहा है, तो उसमें आपने थोड़ा सा इसकी मकदार भी कम करनी है और उसकी मकदार भी कम करा देनी है। तो बाकी कोई इश्यू नहीं है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ मसला ये होता है कि वो भी खून को पतला कर रही होती हैं, उनके साइड तो इफेक्ट डेफिनेटली होते हैं। तो ग्रेप एक्सट्रैक्ट भी खून को ब्लड विस्कोसिटी को कम करता है, तो उस बंदे की ब्लड विस्कोसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो उसमें ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ग्रेप एक्सट्रैक्ट है इसका पूरी दुनिया में क्यों नाम है, इस कहाँ से मशहूर हुआ और किस वजह से ये पॉपुलर हुआ, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये वजह है कि फ्रांस के अंदर जो फ्रांस वाले हैं ये शराब नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं और ये शराब नोशी करते, सॉरी, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, फैट बहुत ज़्यादा खाते हैं। और देखा गया है कि जो फ्रांस वाले हैं वो यूके और अमेरिका की निस्बत वहाँ भी शराब नोशी वो होती है, अपना शराब नोशी वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन देखा गया है कि इनकी अमवात कम है। यहाँ फ्रांस वाले कम, मतलब उनकी डेथ जो है हार्ट अटैक के जरिए कम इनकी डेथ है, लेकिन उनकी ज़्यादा है। मतलब यूके को देखा गया तो मतलब आधी रेशो है, अमेरिका को देखा वो क्वार्टरली मतलब उनके अंदर ये रेशो आई है। तो मोर्टेलिटी रेट जो है उनका मतलब हार्ट डिजीज से डिफर क्यों कर रहा है, यहाँ लोग क्यों हार्ट अटैक से कम मरते हैं फ्रांस के अंदर। तो देखा गया कि फ्रांस वाले गोश्त भी ज्यादा खाते हैं, फैट भी ज्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी उनके अंदर है, स्मोकिंग भी और ड्रिंकिंग ये सारा कुछ है। लेकिन देखा गया है कि जो फ्रांस वाले हैं ये रेड वाइन पीते हैं, ये रेड वाइन सुर्ख शराब पीते हैं। और इसके साथ साथ जो है अमेरिका में बियर है, वो बियर वगैरह पीते हैं, और यूके जो वाले जो है विस्की वगैरह इस तरह के उनके हैं। तो रेड वाइन का ज्यादा जो इस्तेमाल है वो करते हैं ये फ्रांस वाले। अब रेड वाइन हराम है हमारे मजहब में, ये टोटली हराम है। अब रेड वाइन पर जब रिसर्च देखी गई तो रेड वाइन जो है ये किस, इसके अंदर बहुत सारे वो चीजें भी हैं जो कि इंसानी जिस्म के मतलब नुकसानदेह हैं, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो क्या चीज रिसर्च की गई, तो वो रेड वाइन बनाया जाता है रेड ग्रेप से, सुर्ख अंगूरों से बनाया जाता है। फिर बाद में जैसे स्पिरिट भी डालते हैं और भी चीजें उसमें डालते हैं, लेकिन जो रेड वाइन है उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो रेड ग्रेप्स का जो रेस्वराट्रोल निकाल कर उसमें डाला जाता है। तो जिसके नतीजे में जो वो चिकनाई फैट खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो रेड वाइन पीने से क्या होता है कि उसकी जो फ्री रेडिकल के असरात होते हैं या जो फैट होती है वो बॉडी से मतलब एक्सीट हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल उससे कंट्रोल होता है। तो इसलिए देखा गया कि वहां पे जो है लोग जो है उनकी डेथ कम होती है हार्ट अटैक से। तो फिर हमारी कंपनी ने इसके ऊपर काम किया, इसको तैयार किया, तैयार करके आज हमारे पास जो है कंपनी ने ग्रेप एक्सट्रैक्ट की शक्ल में हमें जो है बहुत शानदार किस्म की जो है एक प्रोडक्ट दे दी। इसका जो एक कैप्सूल है जो हमारी बहुत है ना रेड, हमारी जो ये ग्रेप एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट है, इसका एक कैप्सूल की ताकत जो है वो रेड वाइन की एक बोतल के बराबर है। अब यहाँ पे अगर प्राइस को देखा जाए तो प्राइस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है।
मतलब रेड वाइन की बोतल देखा जाए तो वो मतलब उसकी रेट यकीनन हजारों में होगा। अब यहाँ पे एक कैप्सूल जो है उसकी ताकत ये इतनी है कि जो उसमें मटेरियल डाला जाता है रेड ग्रेप से निकाल के, उससे ज्यादा इसके अंदर ताकत है एक कैप्सूल के अंदर। यानी कि इतनी जबरदस्त तरीके से फ्री रेडिकल्स को हमारा जो निकालता है, और प्योर भी है, नेचुरल भी है, कोई हराम चीज भी इसके अंदर नहीं डाली गई। तो हलाल का सर्टिफिकेट भी इसके पास है, चूंकि रेड ग्रेप से बनाया गया। तो यहाँ पे इसलिए ये शानदार प्रोडक्ट है और इसके जबरदस्त रिजल्ट हैं। ये जितने भी जो लोग हैं जिनके अंदर चिकनाई ज्यादा है और ऑक्सीडेशन का अमल ज्यादा है, उनके लिए बहुत अच्छी है ये टारगेट पीपल। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट नीड हाई ब्लड लिपिड्स, तो उनके लिए जो है ये बहुत शानदार है, उनको आप यूज करा सकते हैं। 60 कैप्सूल इसके अंदर होते हैं एक बोतल के अंदर। और वैसे नॉर्मल बंदा जो है, ये नॉर्मल बात लिखी हुई है, वो इसके 3 जो है टाइम इस्तेमाल कर सकता है, 1 से 2 कैप्सूल वो ईच टाइम ले सकता है। वैसे आप इसको, चूंकि ये ताकतवर प्रोडक्ट है, आप 1 कैप्सूल जिसका आगाज करें। तो यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया जी अपनी टाइनशी ग्रेप एक्सट्रैक्ट को हमने मुकम्मल किया। तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है और हमारी इसको हमें साल में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए, और जिसके नतीजे में हमारी ताकि बॉडी की प्रॉपर क्लींजिंग हो जाए और डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, और ताकि हम हार्ट की और ब्रेन की बीमारियों से बच सकें। तो यहाँ तक आज हमने टॉपिक मुकम्मल किया। कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, बाकी हम ट्रेनिंग को यहाँ तक क्लोज करेंगे। जी, आपको ग्रेप एक्सट्रैक्ट सब दोस्तों को समझ आ गया जी? जी सर। चलें जी, थैंक यू जी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी। आज का सेशन यहाँ पे हम जो है ख़त्म करेंगे।